चलो, तो आपने पूरा इन्फ्लेशन पढ़ लिया, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है वो पढ़ लिया दोस्तों, कैसे मेजर करते हैं वो पढ़ लिया, अलग अलग फॉर्म ऑफ मार्केट वो सॉरी अलग अलग फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वो पढ़ लिया, रिसेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग पोल में आपको दे रहा हूँ, पोल यार है ही नहीं यार। चलो मुझे चैट में जवाब दो इसका, चैट में बाल को जवाब दो। सुन सुन है सुहाना, सुन। हम्म, हम्म, हम्म। डन। देखो भाई, पहले कचौड़ी 10 की 3 मिलती थी, फिर दो और अब 15 की 2 मिलती है। रियल इन्फ्लेशन इज हेयर, हिमांशु राइट। देखो भाई, आपसे पूछा गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में क्या सोचते हैं। फ्यूल एंड पावर का वेटेज क्या ज्यादा है डब्ल्यूपीआई में? नहीं, है ना? तो पहला रॉन्ग है। वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ये हाई है, बिल्कुल। केवल सेकंड सही है। कितना डायरेक्ट सवाल था ये, और ऐसे सवाल आपको हर दूसरे साल मिल जाएगा पेपर में, सीडीएस में, सीएसई में, सीएपीएफ में। तो ना ये दोनों के वेटेज ध्यान रखना दोस्तों। आ जाओ। एक प्राइस इंडेक्स कैप्चर करता है चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज, बिल्कुल। चाहे वो आपका डब्ल्यूपीआई हो, चाहे वो आपका सीपीआई हो, दोनों में ही एक कांस्टेंट बास्केट है जिसमें कुछ गुड्स हैं, जिनके बेसिस पर आप ये बताते हैं कि यार महंगाई क्या है, कैसे है। ठीक, ओके। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है आपका। दूसरे में कह रहा है कि अगर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 100 121 है आपकी, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन हमारा है 10% और 21%। तो मेरे भाई निकाल लेते हैं। तो अगर 100 से 110 हो गया, तो यहां पर तो इन्फ्लेशन है 10%, नो डाउट। लेकिन 110 से जब 121 हुआ, तो यहां पर भी तो 10% ही इन्फ्लेशन है ना, राइट? यहां उसने गलत कर दिया। ये 10% ही इन्फ्लेशन होगा सेकंड केस में भी आपका। तो सेकंड वाला रॉन्ग है, फर्स्ट वाला सही है। अरे भाई, हम इन्फ्लेशन लास्ट ईयर के हिसाब से निकालते थे ना। तो अगर पहले साल 100 है वैल्यू, और 100 से 110 हो गई, तो बिल्कुल आपका 10% का हो गया इन्फ्लेशन। उसके अगले साल अगर 110 से 121 हो गया, तो फिर से 10% ही तो बढ़ा है, राइट? 100 के रिस्पेक्ट में नहीं निकालोगे, इमीडिएट ईयर के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे। ठीक है, ए आंसर हमारा। आइए, 98। बताइए, इसका मुझे आप जवाब दो चैट में, सोच के देना। डन।
हाँ भैया। ग्रोथ ऑफ व्हाट? इन्फ्लेशन से ग्रोथ क्यों होती है? अंशुल, तुम्हारे पास पैसा होगा तो बालक खरीदोगे नहीं सामान। हम्म। पैसा होगा तभी तो आप सामान खरीदेंगे। देखो भाइयों, हाई ग्रोथ से होगी इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन का बेसिक फंडा आप लोग सीख लो भाई। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है पता है? चीजों के दाम क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जनता के हाथ में पैसा है, जनता खरीद सकती है। जनता के हाथ में पैसा होगा, जनता भैया जी 10 नौकर रखेगी, है ना, 10 गाड़ी खरीदेगी, 10 लोग को रोजगार देगी। राइट? तो बेरोजगारी कम होगी ना। तो महंगाई भले बढ़ती है लेकिन बेरोजगारी कम होती है, ग्रोथ होती है। जब इन्फ्लेशन होगी तो ग्रोथ होती है। ठीक, सेकंड रॉन्ग। वेरी इजी क्वेश्चन। आओ। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 2021-22। ये करंट ईयर का सवाल था, करंट अफेयर्स का एक्चुअली दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर्स का हमारा सवाल था। अब इसका सॉरी पूछा गया है कि जरा बताओ होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। अब अगर पहली बात मुझे एक बात बताओ, अगर इन्फ्लेशन आपका बढ़ा होगा तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है इसलिए बढ़ेगा? मेरे भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा ना। इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए लोग खरीदारी खूब करें, है ना, लोगों के हाथ में पैसा खूब हो, तब बढ़ता है इन्फ्लेशन। तो सेकंड रॉन्ग है। जब सेकंड रॉन्ग है तो फिर कहानी खत्म। ठीक, थर्ड देख लेते हैं। डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, बिल्कुल। सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई थी, ये भी एक रीजन था इन्फ्लेशन बढ़ने का। आंसर हमारा बी। तो ये तो था तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन स्टिल आप इस नॉलेज से कर सकते थे। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। आ जाओ। इन्फ्लेशन से होता क्या है भैया जी? वेरी इजी प्रोमैक्स सवाल। इन्फ्लेशन से दोस्तों रैपिड ग्रोथ होती है क्या? स्लगिश ग्रोथ होती है? रिडक्शन होता है मनी सप्लाई में? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है? नहीं भाई, बेरोजगारी कम होती है, मनी सप्लाई ज्यादा होती है, तभी तो महंगाई बढ़ेगी। स्लगिश नहीं, रैपिड ग्रोथ होती है। सीएपीएफ का सवाल है 2023 का आपके। ठीक, आओ। Which of the following is a measure that can be used by the government for combating inflation? इनमें से इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए सरकार कौन से मेथड का यूज कर सकती है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, पहले सोचो प्लीज। ठीक है, पोल का यार ऑप्शन नहीं है वरना मजा आता है आपको यार करने में यार। मैं ध्यान रखूंगा अगली बार ना, पोल लगा के रखूंगा। प्लीज सोचो और बताना, क्या खतरनाक सुंदर सवाल है। ठीक है, चलो सोच लिया, आप बताओ चैट में। इन्फ्लेशन कैसे आप रोकोगे बताओ? सब बाश यार, अगर तुमने कर लिया ना। हम्म। वेरी गुड। अगर आपका बेसिक क्लियर है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक होता है, ऐसे इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है? इकोनॉमिक्स का बेसिक ये है कि जनता के हाथ में पैसा का मतलब है इन्फ्लेशन ज्यादा, महंगाई ज्यादा। ठीक। तो अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आपको यह कंट्रोल करना होगा कि जनता के हाथ में पैसा कम रहे। जनता के हाथ में पैसा कम रहने का मतलब बैंक में ज्यादा रहे। ये संभव कैसे है? जब बैंक लुभाएगी आपको कि सुनो ना, आओ रख लो सेविंग में, इंटरेस्ट दे देंगे, खत्म। अब बताओ, मजा आया? सही था? क्या सही था जवानों? ये खाली तो मनी का टॉपिक का सवाल था यार। चलो गुड, मस्त क्वेश्चन। अब ये कर लोगे। सस्टेन्ड डिक्रीज इन जनरल प्राइस, अगर लगातार डिक्रीमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक, ये आपके CDS 1 2025 का सवाल है और बहुत प्यारा सवाल था, बस देखने में टफ लग रहा है। देखो मैं समझाता हूं। आपसे पूछा गया कि जब आप कैलकुलेट करते हो सीपीआई, तो जो आपने हाउसिंग बोला कि हाउसिंग की चीजों को आप काउंट करते हो, उस हाउसिंग की चीजों में आता क्या है? राइट, जब आप सीपीआई हमारे काउंट करते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपने हाउसिंग बोला है दोस्तों, उस हाउसिंग वाले में आता क्या है? पहला आपसे बोला गया हमारा, पहला बोला गया कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, दूसरा बोला गया आपसे हमारा कोर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स।
तीसरा बोला गया कोर कैपिटल गुड्स, और तीसरा है आपकी कोर सर्विस। उसने आपको सबके आगे कोर लगा कर ना बस कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, कि सबके आगे कोर लगा देंगे हम, ठीक है। उसने बस कंफ्यूज किया है आपका कोर 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 लगा के। हुआ एक्चुअल कुछ नहीं है, हुआ बस ये है दोस्तों ध्यान से देखना। हुआ इसमें बस ये है आपका कि कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, ये आपके वो सामान होते हैं जो 3-4 साल तक चलते हैं, समझे, जो आपके दोस्तों 3-4 साल तक चलते हैं। आपने मान लो फ्रिज खरीदा, तो फ्रिज आपकी 2 महीने में खराब नहीं होती ना, 3 साल चलाओगे, 4 साल चलाओगे, 5 साल चलाओगे। तो ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी इंग्लिश में पढ़ा होगा ना आपने। ड्यूरेबल का मतलब आपके वो सामान जो बहुत दिन तक चलते हैं, राइट। और नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो आपके शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, आपने कुछ खरीदा, 2 दिन खरीदा, 2 दिन में खत्म कर दिया। तो मेरे भाई ये सब हाउसिंग में काउंट नहीं होते, ध्यान रखना। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं आपके, कि जो आपने भैया पैसे से खरीदा है, पैसे मतलब पैसे से कुछ बनाया है, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। हाउसिंग में दोस्तों आपकी कोर सर्विसेज आती है, राइट। जो इन सब के अलावा आपकी हमारी कोर सर्विसेज होती है, ठीक है, जो आपकी दोस्तों हमारी कोर सर्विसेज होती हैं, राइट। मतलब ये बेसिक एलिमिनेशन था वैसे। अगर आप एलिमिनेट, अगर आपको पता था ड्यूरेबल का मतलब क्या है, नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या है, तो आप कर सकते थे, ठीक है। तो हाउसिंग का मतलब आपका होता है यार कि आपके जो कोर सर्विसेज आपकी होती हैं, नॉर्मल आप परचेस कर रहे हो घर से लेकर कुछ चीज, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पर सामानों की बात नहीं हो रही है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल या गुड्स की बात नहीं हो रही है। उसके अलावा जो आपकी बाकी सर्विसेज हैं उनकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन ये डेफिनेशन में लिखा भी होता है कि हाउसिंग इज क्लासिफाइड एज अ कोर सर्विस। अगर कभी इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, वैसे नीड नहीं है, बट उधर ये लिखा भी होगा कि हाउस इसको इट इज कैलकुलेटेड एज कोर सर्विस, ठीक है। ये तीनों आपके नहीं होंगे। चलो कोर इन्फ्लेशन में क्या आएगा, सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस ऑल नॉन फूड आइटम्स, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन माइनस ऑल फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम्स, राइट। इसका पोल मैं कैसे दूं मुझे पोल में जवाब चाहिए। ये इस बार का सवाल है 2025 का, और अगर गलत हुआ तुम्हारा, एक बार और रीड करो फिर बताना मुझे जल्दी, एक बार और रीड करो जल्दी से। चलो अब मुझे कमेंट में जवाब दो, सी कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है सबश। 90% के आसपास लोगों का सही है, कुछ लोग हैं जो दिमाग अपना ज्यादा लगा रहे हैं। अबे भाई, आप माइनस करते थे फूड आइटम्स को यार, नॉन फूड कैसे कर दोगे, और सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन से माइनस करते थे, डब्ल्यूआई कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, डब्ल्यूपीआई का कोई काम ही नहीं था, खत्म, प्योर एलिमिनेशन था ये भी आपका। और ऊपर तुम्हें पढ़ा कर आ रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर अभी मैं, यहाँ पर मैंने दोस्त आपको ये तो पढ़ाया अभी, यहाँ पर देखो, ये क्या सिखाया तुमको मैंने, कि कोर इन्फ्लेशन क्या था, कि सीपीआई इन्फ्लेशन में हम एक्सक्लूड करते हैं फूड और फ्यूल को, खत्म, फूड और एनर्जी को। इतनी खराब मेमोरी है क्या आपकी। चलो भैया जी, दैट्स इट। तो ये आपके दोनों, ये अच्छा सवाल था मतलब, लेकिन ये हो सकता था अगर आप ये लॉजिक लगाते, मतलब ए और बी तो हर कोई एलिमिनेट कर लेगा, बस शायद सी और डी में आप कंफ्यूज होते, है ना। बट कोई बात नहीं, चलो ये अच्छा सवाल आया था, बट ये लल्लू प्रोमैक्स सवाल था, ठीक है। ये सवाल इस बार का, ये आपके CDS 1 का, ठीक। तो दो दो सवाल आपके आए थे इन्फ्लेशन से, इस बार भी एक या दो सवाल मिल जाएगा आपको इन्फ्लेशन से, एक या दो सवाल आपको मिलेगा मनी से, ठीक है। बाकी मार्केट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, और जीडीपी, जीएनपी यहां से मिलेगा। तो कम से कम नहीं तो आपके 6-7 सवाल तो यही हो जाएंगे। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां से मिल जाएगा एक दो सवाल, मतलब बड़े प्यार से क्लोज टू 9-10 क्वेश्चंस, बड़े इजी आते हैं। और इजी इसलिए मैं बोल रहा हूं
बिकॉज लोग इनको पढ़कर जाते ही नहीं है, या पढ़कर जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि WPI क्या है, CPI क्या है, गुड्स क्या है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है। आप समझ जा रहे हो, दैट इज गुड फॉर यू। ठीक, तो इजी लगेगा आपको। चलो लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा, गरीबी और इनइक्वालिटी। ई का होता है भैया जी। तो गरीब हम आज सीखेंगे भैया जी, इस दुनिया में शुद्ध गरीब, गरीब और कौन है भैया शुद्ध गरीब, और कौन है शुद्ध गरीब नहीं। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं कि यार किसको गरीब कहा गया है इसमें। ओके, किसको हमने कहा है गरीब। तो पहले बात तो वर्ल्ड बैंक की हमारी एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से दोस्तों, आपका वो बंदा वो बंदा जो पर डे तुम लोग बताओ, तुम लोग गरीब हो क्या हो, पर डे $2.15 खर्च करता हो। ध्यान सुनना, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से वो बंदा जो रोज, हर दिन $2.15, जो कि लगभग होता है आपका 180-190 रुपए, अगर आप इतना हर दिन खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं हो। क्या ऐसा है, या गरीब हो तुम? क्या तुम गरीब हो? मैं गरीब हूं, शुद्ध गरीब हूं। हम्म, शुद्ध गरीब हो आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो गरीबी के नीचे की पॉवर्टी लाइन में हूं आप, अच्छा। तो भाई देखो, ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन थी आपकी, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो हमारी कुछ कमिटीज थी, राइट, उनको मैं आपको अभी बताऊंगा आगे जाकर। पहले बात, गरीबी क्या होती है। तो UNHR काउंसिल डिफाइन करता है पॉवर्टी को एज अ ह्यूमन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सस्टेन्ड और क्रोनिक डिप्रीवेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऐसे लोग जिनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, कैपेबिलिटीज, चॉइसेस, सिक्योरिटी एंड पावर नेसेसरी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ एन एडिक्वेट स्टैंड। कहने का मतलब पैसा वैसा नहीं है कुछ करने के लिए, बस आओ। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो बंदा 2.15 पर डे का खर्च नहीं करता, राइट, उसको हम गरीब मानेंगे। वर्ल्ड बैंक सेट्स दिस लाइन बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एक्सेस टू सैनिटेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का यहां पर हम को हम अकाउंट में लेकर ये बात नहीं करते। अब इसके लिए दोस्तों आपको अगर याद हो, हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल हमारा पॉवर्टी इंडेक्स, राइट। ये हमने कई बार पढ़ा है, इसके बारे में जरा मैं कुछ आपको बता दूं, यहीं पर नीचे लिखा होगा। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आपको शायद याद नहीं होगा, इसको रिलीज करती है नीति आयोग। ठीक है जवानों, इसको रिलीज करती है नीति आयोग। ठीक, ओके। तो नीति आयोग क्या करती है, इसमें आप हमारे 3 डायमेंशंस होते हैं। इट हैज 3 डायमेंशंस, ये पूछेगा एग्जाम में कितने डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन है आपका हेल्थ, दूसरा है दोस्तों एजुकेशन, और तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। सो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 हमारे वो पैरामीटर या डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पर हम ये चेक करते हैं कौन गरीब, गरीबी कैसी। अब इन 3 डायमेंशंस के आपके 12 गोल्स हैं। इन 3 डायमेंशंस में टोटल आपके 12 गोल्स हैं। इन गोल्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, है ना, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, पीने वाला पानी कैसा है, बिजली, हाउसिंग, बैंक अकाउंट है या नहीं है, राइट। ये सारे आपके हमारे इंडेक्सेस होते हैं। तो आप नीचे मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको लॉन्च किया UNDP ने, भारत में ये काम करता है कौन, नीति आयोग, ठीक है। तो इसमें आपके दोस्तों हमारे 3 इंडिकेटर होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, जिसमें आपके हमारे इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से। इसमें आपके हमारे सारे इंडिकेटर्स हैं, अब वो ध्यान से देखो। पहला है आपका हमारा न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, देन आपका हमारा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, उसके बाद कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, बिजली, हाउसिंग, एसेट्स, इवन बैंक अकाउंट भी है आपका। ध्यान रखना, क्या बैंक अकाउंट है आपके पास या नहीं है।
और एक मैटरनल हेल्थ भी है। तो टोटल आपके 12 है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ, बैंक अकाउंट, एसेट, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, स्कूल अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये आपके इंडिकेटर हैं जो बताते हैं पॉवर्टी इंडेक्स बेसिकली मेजर करता है, ठीक है। अरे आपको पता है ये होता कैसे है? एक आपका हमारा गरीबी, वो गरीबी वाला आता है ना इंडेक्स, राइट। ये आप हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स पता है आप कैसे करते हो? हंगर इंडेक्स में आपके पास फोन आएगा, ठीक है, और आपसे पूछेंगे खाना खाया? अरे नहीं खाया भाई, अभी लंच नहीं हुआ यार। अच्छा खाना तुमने नहीं खाया? अभी नहीं खाया, भूखे हो? हाँ, खत्म, गरीब हो तुम, सॉरी, भूखे हो तुम, खत्म। हंगर इंडेक्स में आगे नीचे। हाँ सच बता रहा हूँ, हंगर इंडेक्स का ऐसे ही होता है सर्वे, कि राइट नाउ आप भूखे हैं, हाँ भूखे हैं, ठीक है लो, तो देश की रैंकिंग पहुंच गई 100 के आसपास। चलो आ जाओ। अब भैया गरीबी भी के भी प्रकार हमारे होते हैं, कि शुद्ध गरीब हो, कौन से वाले गरीब हो। तो पहला आपका होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि जब आपकी एक फिक्स्ड बेसिक इनकम, जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से है $2.15, अगर आप इसके नीचे हो तो आप एब्सोल्यूट गरीब हो। अ कंडीशन व्हेन हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल, लेवल क्या है आपका? ये जो सेट किया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ये आपके अलग अलग देशों में गरीबी रेखा होती है। तो जब आप इनके नीचे होते हो तो इनको हम बोलते हैं तुम भैया शुद्ध गरीब हो, तुम एब्सोल्यूट गरीब हो, ठीक। ओके। दूसरा दोस्तों आपका आता है हमारा रिलेटिव गरीब। अब रिलेटिव गरीब का मतलब क्या है? हो सकता है कोई कमा रहा हो 5 करोड़ रुपए, भाइयों, कोई कमा रहा हो 5 करोड़ रुपए और तुम कमा रहे हो 1 करोड़ रुपए, तो आप उसके रिस्पेक्ट में गरीब हो। समझ रहे हो? कि पड़ोसी ने कार खरीदी, अब हमारे घर में कार पापा क्यों नहीं है? क्योंकि पापा ने 2 साल पहले एक बुलेट खरीदी है, इसलिए नहीं है। लेकिन फिर भी आप गरीब हो, किसके रिस्पेक्ट में? जिसके पास कार है। समझ रहे हो? तो मतलब यहां पर रिलेटिव पॉवर्टी आपका दोस्तों होता है, ठीक है, कि आप किसी के रिस्पेक्ट में गरीबी बताते हो अपनी, कि यार देखो उसके पास तो यार 2 गाड़ी हैं, एक बंगला है, मेरे पास तो यार एक ही गाड़ी है यार, तो मैं गरीब हूं यार। ये होता है रिलेटिव पॉवर्टी। तीसरा आपका एक सब्जेक्टिव पॉवर्टी भी होता है, पता है? वैसे नॉट पेपर नहीं पूछेगा। सब्जेक्टिव पॉवर्टी होती है कि पॉवर्टी की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। अब किसी के लिए ये हो सकता है ना कि यार इस बार में ट्रिप में फिर से वही यार थाईलैंड जाना पड़ा यार, इस बार मैं यूके नहीं जा पाया यार, क्योंकि पापा ने पैसा नहीं दिया यार। ये भी एक प्रकार की गरीबी है लोगों की, पता है? है ना? कि अरे यार मैंने मेरे को यार 18th फ्लोर पर यार बंगला मिला यार, है ना यार, मेरे को फ्लैट मिला ना 16th फ्लोर पर मिला यार, सी फेसिंग तो है यार, लेकिन ना यार मेरा हेलीकॉप्टर उसमें उतर नहीं पाता यार, है ना, हेलीकॉप्टर के लिए पार्किंग नहीं बनी है यार उसमें, मेरे वाला हेलीकॉप्टर यार ऐसे नाचता रहता है ऊपर यार। समझ रहे हो? तो ये वाला गरीब भी एक प्रकार की गरीबी होती है, और मुझे यही वाला गरीबी बनना है भाई। मुझे यही वाला गरीब बनना है। हाँ, कि मैं आईफोन नया वाला नहीं ले पाया यार अभी तक यार, सप्लाई बंद हो गई यार, 17 नहीं ले पाया, 16 तक है मेरे पास। तो एक प्रकार की गरीबी ना ये भी होती है, सब्जेक्टिव गरीबी बोलते हैं उसको। हाँ, ऐसा गरीब नहीं बनना भाई। चलो ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे हो गए गरीबी। अब ये कैसे हम मेजर करते हैं, वो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ पर है, ठीक है। और ये अलग अलग कमिटी की अलग अलग कुछ रिकमेंडेशंस थी। अब यहाँ जो खास है वो मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपसे पेपर में पूछता है दोस्तों। जैसे एक आपकी हमारी कमिटी थी, उन कमिटी का नाम था दोस्तों आपकी हमारी लकड़ा वाला कमिटी, ठीक है। तो कुछ कमिटी और आपसे सवाल ये पूछता है कि जरा बताओ इनमें से कौन सी कमिटी आपकी गरीबी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो एक हमारी कमिटी थी लकड़ा वाला कमिटी। दोस्तों फोकस करो, बस खत्म है क्लास, ठीक है। लकड़ा वाला कमेटी। सो लकड़ा वाला कमेटी ने ही आके बताया था कि इन्होंने कैलोरी इनटेक मेथड बताया था, कैलोरी इनटेक मेथड को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। तो इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि गांव में जो व्यक्ति रहता है और गांव में रहकर अगर वो 2400 कैलोरी हर दिन खा रहा है, गांव में कोई रहकर अगर 2400 कैलोरी हर दिन खा रहा है तो वो गरीब नहीं है। और अगर कोई शहर में रहकर कोई 2100 कैलोरी खा रहा है डेली, तो वो गरीब नहीं है। अब गांव का ज्यादा क्यों है? बिकॉज गांव में मेहनत बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये डेफिनेशन थी लगड़ा वाला कमेटी की, कि अगर कोई गांव में रहकर 2400 कैलोरी एक दिन में कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं।
अब इनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई, क्यों? क्योंकि इन्होंने भैया खाली बस खाने को लेकर बता दिया, इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन या बाकी चीजों के को बेसिस नहीं माना गरीबी बताने के लिए। ठीक। फिर हमारे आते हैं तेंदुलकर भैया, एक तेंदुलकर कमेटी आती है दोस्तों 2009 में। ठीक है। तेंदुलकर कमेटी आपकी आती है, इसके हेड थे सुरेश तेंदुलकर। ठीक। तो ये वो कमेटी थी जिसने फोकस कैलोरी से हटाकर कंजम्पशन और हेल्थ पर किया, कि कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है आपका, साथ में हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस किया। ठीक। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो लोग गांव में रहते हैं, अगर वो एक दिन का 27 रुपए कमाते हैं, और जो लोग शहर में रहते हैं वो अगर एक दिन का 33 रुपए कमाते हैं, तो वो गरीब नहीं है। समझे? वो गरीब आपके नहीं है दोस्तों। तो एक इनकी ये थी डेफिनेशन तेंदुलकर साहब की। और इन्होंने ये मंथली है, ध्यान रखना, यही इसके बेसिस पर आप मंथली निकाल सकते हो। ठीक है। तो इनका कहना था तेंदुलकर साहब का कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए पर मंथ कमाओ, और अगर आप गांव में रहते हो तो अप्रोक्सीमेटली 816 रुपए पर मंथ कमाओ। तो एग्जाम में एक बार सवाल आता है कि मंथली किसने स्टार्ट किया था ये गरीबी की डेफिनेशन, तो वो हमारे तेंदुलकर साहब थे। ठीक। ओके। फिर भैया आपके आते हैं रंग राजन कमेटी 2012-14 में। रंग राजन कमेटी, रंग राजन कमेटी ने यह बोला कि अगर आप गांव में रह रहे हो और गांव में रहकर आप 32 रुपए एक दिन में कमाते हो, और शहर में रहकर अगर आप 47 रुपए कमाते हो एक दिन में, तो आप गरीब नहीं हो। देख रहे हो? 47 रुपए का मतलब क्या हुआ भाई? 5 तिया 15। क्या ही डेफिनेशन सोचो। 1000 रुपए महीने में कमाओगे, क्या आएगा 1000 रुपए में? लेकिन डेफिनेशंस है पुराने लोगों की, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अलग कमेटी आती है। अलग कमेटी जो आपकी आई थी ना, वो एकदम अलग तो नहीं थी, अलग कमेटी। ठीक है। अलग कमेटी आपकी वो पहली कमेटी थी जिसने डिफाइन किया था पॉवर्टी लाइन को। ठीक है। इसने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक। ये 1979 की थी। ठीक है, बहुत पहले आई थी। ठीक है। इसने डिफाइन किया था पॉवर्टी लाइन को इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक। ठीक। तो आपका जो लकड़ा वाला था कमिटी, इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी। ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों आपका ये। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो फिर दोस्तों प्लानिंग कमीशन आपकी, हमारी जब नीति आयोग आती है ना, तो इन सभी को बंद कर दिया जाता है और आपका स्टार्ट होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जब आपका नीति आयोग बना ना, नीति आयोग के पहले ये सब था। ठीक है, कि भैया डेफिनेशन क्या होगी, गरीबी रेखा क्या होगी। उसके बाद बंद करके अब स्टार्ट कर दिया गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो आपने पढ़ा। ठीक। खत्म। आ लो। तो ये सारी आपकी कमिटीज थी, एस्टिमेशन से लेकर हर एक चीज था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक लॉरेंज कर्व ध्यान रखना दोस्तों। लॉरेंज कर्व बताता है रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व, एंड डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज मेजर्ड थ्रू गिनी कोएफिशिएंट। तो जितने भी कर्व वगैरह होते हैं ना दोस्तों, आपके कर्व में पूछ लेता है जरा बताओ कौन सा कर्व क्या हमें डिनोट करता है। ठीक है, एक और आपका कर्व है ये। अच्छा, इसमें पीवाईक्यूज नहीं लगे। ठीक है, इसमें पीवाईक्यूज लगे नहीं है, बट आप कर लेंगे। ओके। तो भाइयों एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, रुको बता रहा हूँ। वो टॉपिक कौन सा था? हम्म। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू है, उसके बाद खत्म है टास्क। ये सीडीएस 2023 का पीवाईक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग indicators is included in the national poverty
नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये आपका पीवाईक्यू था। पहला ऑप्शन था ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दूसरा था लिटरेसी रेट, तीसरा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चौथा था पर कैपिटा इनकम। कौन बच्चा नहीं कर पाएगा इसको? ठीक है, ध्यान रखना, इसको रिलीज करती है नीति आयोग हमारी। किसको? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करती है नीति आयोग। इसमें आपके तीन होते हैं डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और आपके उन्हीं में आपके हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपका एसेट्स, स्कूल अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, है ना, ये सारे आपके आते हैं। चलो, अब ये आप रीड कर लेना, एक HDI इंडेक्स, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट में स्टार्टिंग में। बाकी ये तो तुमको याद करना ही पड़ेगा भाई। हमारे 17 गोल कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? आप 2030 तक ये एम कर रहे हो कि आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग अपने पर्यावरण को छोड़कर जाएंगे, अपनी पृथ्वी को अच्छा छोड़ के जाएंगे। उसके लिए आपके 17 गोल हैं, जिसमें से एक भी पूरा वैसे होंगे नहीं। ठीक है, पूरे एक भी नहीं होने वाले, बट स्टिल पढ़ लेंगे हम लोग। चलो, मजा आया इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी पढ़ने में अच्छे से, विथ पीवाईक्यूज। आनंद की अनुभूति हो गई। हाँ, एक टॉपिक बचा हुआ है बजट का, और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसमें आप टैक्स वगैरह देखोगे, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और खत्म है हमारी इकोनॉमिक्स। आप पढ़ो और मजा ना आए। अच्छा 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 अच्छा। चलो, मैं स्लाइड भेज दूंगा, ठीक है? चलो, शाम को 8 बजे से क्लास है दोस्तों आपकी। कंपटीशन पढ़ेंगे यार, कितनी बार बताऊं यार, सुना करो ध्यान से। नहीं, संडे आपका मॉक नहीं है, एफ कैड है ना। चलो, ख्याल रखो, बाय बाय। टेक केयर यार, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। शाम को 8 बजे से क्लास है इंग्लिश की, ठीक है? उसके पहले एफ कैट वालों की फेयरवेल है। बाय।